एक ऐसा सवाल जिसका इंतजार सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया स्टॉक मार्केट कर रहा है। एक ऐसा सवाल जहां एक के बाद एक ऐसी कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री कर सकती है जिसका नाम आप रोज सुनते हैं। सोचिए, अगर आपको रिलायंस जियो, एनएससी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फोन पे और कैनवा जैसी कंपनीज के शेयर्स उनके आईपीओ के थ्रू खरीदने का मौका मिले तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेंगे? शायद नहीं। फ्रेंड्स, 2026 को बहुत से मार्केट एक्सपर्ट एक पोटेंशियल आईपीओ एरा के रूप में देख रहे हैं। इस साल कई बड़े और पॉपुलर ब्रांड्स के लिस्टिंग को लेकर काफ़ी चर्चा है। हर इन्वेस्टर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, कौन सा आईपीओ सबसे बड़ा होगा, कौन सी कंपनी फ्यूचर में सबसे तेज ग्रोथ दिखा सकती है और किस आईपीओ में अप्लाई करना सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी आईपीओ में सिर्फ कंपनी के नाम देखकर इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। हर आईपीओ के पीछे एक बिजनेस स्टोरी होती है, एक वैल्यूएशन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है और रिस्क भी होते हैं। अगर आप बिना रिसर्च के सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट करते हो तो फायदे के साथ नुकसान का रिस्क भी रहता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आईपीओ के नाम नहीं गिनाएंगे, हम हर कंपनी के डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ये पैसे कैसे कमाती है, आईपीओ क्यों लाना चाहती है, इसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है और रिटेल इन्वेस्टर को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम बात करेंगे एनएससी, रिलायंस जियो, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फोन पे और कैनवा की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फ्यूचर के बड़े आईपीओ को पहले से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे कि किन इन 5 कंपनीज में से किस आईपीओ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और क्यों। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं 2026 के सबसे बड़े आईपीओ एरा की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों, अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है या ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन या एपस्टॉक जैसे ऐप्स यूज़ किए हैं तो आपने इनडायरेक्टली एनएससी का यूज़ ज़रूर किया है। एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी वह प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन लाखों इन्वेस्टर शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो या किसी भी सेक्टर के शेयर्स की ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा एनएससी पर ही होता है। 1992 में इंडिया का स्टॉक मार्केट को ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाने के लिए एनएससी की शुरुआत हुई। इससे पहले ट्रेडिंग काफ़ी हद तक मैनुअल सिस्टम पर डिपेंड करती थी। एनएससी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की जिससे इन्वेस्टिंग को फास्ट और एक्सेसिबल बना दिया। आज इंडिया ही नहीं, दुनिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में भी एनएससी का नाम लिया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एनएससी सिर्फ ट्रेडिंग करवाता है, लेकिन इसकी इनकम कई सोर्सों से आती है, जैसे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन फीस, कंपनी से लिस्टिंग फीस, क्लियरिंग और सेटलमेंट चार्जेस, मार्केट डाटा सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उतना ही एक्सचेंजेस बिजनेस को फ़ायदा मिल सकता है। पिछले कई सालों से इन्वेस्टर एनएससी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। लिस्टिंग प्रोसेस रेगुलेटरी और लीगल रीज़न की वजह से डिले होता है। इसी वजह से जब भी एनएससी आईपीओ की खबर आती है मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अगर एनएससी लिस्ट होता है तो इन्वेस्टर को पहली बार इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसमें रिस्क भी है? बिल्कुल, हर आईपीओ की तरह इसमें भी वैल्यूएशन, मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए सिर्फ कंपनी के नाम देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो डीआरएचपी, फाइनेंशियल रिजल्ट और वैल्यूएशन को ध्यान से देखना जरूरी होगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरी कंपनी के जिसने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का नाम आज इंडिया के लगभग हर स्मार्टफोन यूजर्स ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जियो ने सिर्फ टेलीकॉम कंपनी बनने के लिए काम नहीं किया बल्कि इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को भी बदलने में बड़ा रोल निभाया। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया। उस समय कंपनी ने बहुत कम दाम पर डाटा और कॉलिंग सर्विसेज दी, जिसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया। जहां पहले मोबाइल इंटरनेट महंगा था, वहीं जियो ने सस्ता डाटा और 4G नेटवर्क को आम लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या
और डिजिटल सर्विसेज का यूज बहुत तेजी से बढ़ा। आज रिलायंस जियो के पास सिर्फ मोबाइल सर्विसेज ही नहीं, कंपनी जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, इंटरप्राइज सर्विसेज, डिजिटल एप्स, क्लाउड सॉल्यूशन और 5G नेटवर्क पर भी काम कर रही है। यानी जियो खुद को एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में डेवलप कर रही। मार्केट में काफ़ी समय से जियो आईपीओ की चर्चा है। अगर ये आईपीओ आता है तो इसका साइज इंडिया का सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। रीज़न सिंपल है, करोर्स ऑफ यूजर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, डिजिटल बिजनेस एक्सपेंशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे 5G और AI पर फोकस। इसी वजह से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों की इस आईपीओ पर नज़र बनी हुई है। आईपीओ आने के बाद सिर्फ कंपनी का नाम नहीं बल्कि वैल्यूएशन, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर प्लान्स को भी देखना जरूरी होगा। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो तो अच्छी कंपनी होने के बाद भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना मिले, इसलिए हमेशा रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अब तक हमने दो सबसे बड़े नाम एनएससी और रिलायंस जियो के बारे में बात की। अगले पार्ट में हम एसबीआई म्यूचुअल फंड और फोन पे और आईपीओ को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये कंपनीज इन्वेस्टर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जियो और एनएससी के आईपीओ को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा है, लेकिन फाइनल टाइमलाइन और टर्म्स तभी क्लियर होगी जब कंपनीज और रेगुलेटर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और अनाउंसमेंट जारी करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ की, एसबीआई म्यूचुअल फंड की। फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया के सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1987 में हुई थी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अम्यूनिटी का ज्वाइंट वेंचर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1987 में हुई थी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अम्यूनिटी का ज्वाइंट वेंचर है। इसका काम लोगों से पैसा लेकर उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना होता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, हाइब्रिड फंड्स। इस तरह इन्वेस्टर का पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन असल में ये अपनी स्कीम्स पर एक्सपेंस रेशियो और मैनेजमेंट फीस से इनकम कमाती है। जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स कंपनी के फंड्स में लगाते हैं उतना ही कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है और उसकी इनकम भी बढ़ सकती है। मार्केट में काफ़ी समय से आईपीओ की चर्चा चल रही है। अगर ये आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर को इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। इंडिया में हर साल नया एसआईपी इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ट्रेंड के साथ एएमसी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। इसी वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड को फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट कंपनी माना जाता है। अगर मार्केट में गिरावट आती है या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो होती है तो कंपनी की अर्निंग पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आईपीओ आने पर वैल्यूएशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब चलते हैं फोर्थ आईपीओ की तरफ, जो है फ़ोन पे। अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो चांसेस है कि आप फ़ोन पे से पेमेंट ज़रूर की होगी। फ़ोन पे की शुरुआत 2015 में समीर निगम, राहुल सरी और वर्जन इंजीनियर ने की थी। आज फ़ोन पे सिर्फ यूपीआई पेमेंट तक सीमित नहीं है। इसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लोन सर्विसेज जैसे कई फाइनेंशियल काम कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन खुद फ्री होते हैं, लेकिन फ़ोन पे अपनी इनकम, इंश्योरेंस, वेल्थ प्रोडक्ट, मर्चेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और बिजनेस सॉल्यूशन से जनरेट करता है। कंपनी अपने इकोसिस्टम को लगातार एक्सपैंड कर रही है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। रोजाना करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। इसी वजह से अगर फ़ोन पे आईपीओ लॉन्च होता है तो फिनटेक सेक्टर का ये सबसे चर्चा में रहने वाला आईपीओ हो सकता है। आईपीओ के टाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, कंपटीशन और वैल्यूएशन को ध्यान से देखना चाहिए। फिनटेक सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं लास्ट कंपनी कैनवा की। कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर में स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो या पोस्टर, ये सब कैनवा पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को
को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिना ग्राफिक डिज़ाइन सीखे भी कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सके। इसी वजह से बहुत यूज़र्स कैनवा का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैनवा ने अभी तक अपने IPO की ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है। मार्केट में फ्यूचर लिस्टिंग को लेकर चर्चा ज़रूर है, लेकिन अभी इसे कन्फर्म IPO नहीं माना जा सकता। अगर कंपनी फ्यूचर में लिस्ट होती है तो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक बहुत बड़ा IPO हो सकता है। तो दोस्तों, ये था 2026 का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले ये 5 IPOs। NSE, रिलायंस जियो, SBI म्यूचुअल फंड, फ़ोनपे और कैनवा। लेकिन याद रखिए, IPO में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर इन 5 IPOs को कंपेयर करें तो हर कंपनी की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। फर्स्ट है NSE IPO, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, स्टेबल बिजनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से ये सबसे अवेटेड IPOs में से एक माना जा रहा है। सेकंड, रिलायंस जियो IPO, ब्रांड वैल्यू, करोड़ यूज़र्स और 5G के फ्यूचर की वजह से ये 2026 का सबसे ब्लॉकबस्टर IPO बन सकता है। थर्ड, SBI म्यूचुअल फंड IPO, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ और SBI की ट्रस्ट की वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। फोर्थ, फ़ोनपे IPO, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक सेक्टर की तेज़ी से बढ़ती ग्रोथ इस IPO को काफ़ी एक्साइटिंग बना दी है। फिफ्थ, कैनवा IPO, ग्लोबल लेवल का पॉपुलर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन इसका IPO अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में आता है तो ये भी एक बड़ा ग्लोबल IPO हो सकता है। अगर मेरी बात करें तो एक्साइटमेंट के हिसाब से रिलायंस जियो और NSE सबसे आगे नज़र आता है, लेकिन याद रखिए, किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था 2026 के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट अपकमिंग IPOs, NSE, रिलायंस जियो, SBI म्यूचुअल फंड, फ़ोनपे और कैनवा। इसमें से कुछ IPOs का इन्वेस्टर काफ़ी समय से इंतज़ार है, जबकि कुछ कंपनीज की लिस्टिंग को लेकर अभी भी मार्केट में चर्चा चल रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किसी कंपनी के बड़ा नाम देखकर IPO में इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 2026 में किस IPO का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फाइनेंस टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।